हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जून 2024 में जो लिया जाएगा, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका एग्ज़ाम अगस्त 2024 में निर्धारित है। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए 1992 से लेकर के अब तक टीआरई में जो साइंस में फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको बिहार का इतिहास और साइंस में बायोलॉजी को कवर करा दिया था। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री भी कवर करवा दूंगा इसी प्रकार से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप है वहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा, उसके लिए देखिए बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के अब तक जितने भी साइंस में फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसी प्रकार मैंने आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान, और प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा किस वर्ष और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपको 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न की विद्युत धारा की इकाई क्या है? आंसर सबको कमेंट करना है। चलिए बताइए कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो देखिए विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ये एम्पियर है, आपको भी पता है। कूलम जो है ये आवेश का है और वाट जो है ये पावर का है, शक्ति का है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 1 होता है। ठीक है, और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। जो प्रोटियम है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जिसको कि ड्यूटेरियम बोलते हैं उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है, और अभी मैंने बताया था प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम जो है यह किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स एंगस्ट्रम ये तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है? देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46। यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर यहाँ पर 15 मीटर होता है। ठीक है ना, 15 मीटर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। ये क्या होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो, टेलीफोन इन सब में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा
कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि इसमें से कौन सी है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो है ना, ये कितने हैं, तो 7 होते हैं। कौन कौन से, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का जो परिणाम होता है, ठीक है ना, मूल भौतिक राशियां हैं। और मूल भौतिक जो मात्रक हैं राशियों के, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उनसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा मूल भौतिक राशि इसमें से आपका हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा अभी मैंने बताया था कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर जो है यह किसका मात्रक है। ओम मीटर जो है यह किसका मात्रक है, तो फ्रेंड्स ओम मीटर जो है यह मात्रक है किसका, प्रतिरोधकता का, ठीक है। यह प्रतिरोधकता का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मात्रक है, ठीक है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या होता है, उस पदार्थ द्वारा विद्युत के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होता है, ठीक है ना, ओम मीटर होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो ये प्रतिरोधकता हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बायोलॉजी कवर कराया हुआ है, बिहार का इतिहास कवर कराया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है, तो अभी हमने कवर किया हुआ है कि यह दूरी का है, ठीक है ना। दूरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, अभी मैंने आपको बताया भी है। चलिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। देखिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो फ्रेंड्स ये आवृत्ति मापा जाता है। और आपको पता है कि इसे किस तरह से हम लोग निरूपित करते हैं, HZ से निरूपित करते हैं। और देखिए एक सामान्य मनुष्य जो होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज बोलिए, या इसको 20 किलो हर्ट्ज भी आप बोल सकते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। तो ये रेंज भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हर्ट्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न करेंगे कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। यहाँ पर विद्युत शक्ति पूछा गया है। तो देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है फ्रेंड्स, ये आपका वाट होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए याद होगा आपको विद्युत शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, ठीक है ना, यानी कि वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क का जूल हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड, या फिर इसको हम लोग वाट भी बोलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न करेंगे कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो है निम्न में से किस परास में, किस रेंज में दिखता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका 400 से लेकर के 700 nm तक, ठीक है ना, 400 से लेकर के 700 nm तक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बीपीएससी टीचर में प्रश्न पूछा गया है कि 2 कैंडला एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है, बताइए। 2 कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है। तो फ्रेंड्स वह जो है आपका 8 पाई ल्यूमेन है, ठीक है ना, 8 पाई ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन होता है, ठीक है ना। और ज्योति फ्लक्स को F से हम लोग डिनोट करते हैं, F इक्वल टू 4 पाई, ठीक है ना। और यहाँ पर I हो जाएगा तो 4 पाई, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दिया गया है कैंडला, तो 4 इंटू पाई इंटू 2, तो 4 दूना 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो फ्रेंड्स आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर हाइड्रोमीटर भी दिया गया है। हाइड्रोमीटर से द्रव या फिर जल जो है इसके तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये सब आपको याद है, ठीक है। दाब की इकाई क्या है, इसमें से दाब की इकाई क्या है,
तो दाब की इकाई जो होती है यह क्या होता है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसको कि हम लोग पास्कल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को अब ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब बोलते हैं। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक तो अभी मैंने आपको बताया था, दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है ना, तीन में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि ये सब आपको पता है। सदिश राशि क्या होती है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब होता है। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब होता है। तो देखिए यहाँ दाब दिया गया, दाब अदिश राशि है। और मैंने अभी बताया भी था कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसको कि हम लोग पास्कल बोलते हैं। और उसी दरमियान मैंने बताया भी था कि दाब एक अदिश राशि है। इसलिए जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे सदिश राशियां हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है तो अभी मैंने बताया था आपको, आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गति दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बाकी ये सब सदिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। यदि धरती की जो घूर्णन है उसको बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, पिंड का वजन घट जाएगा। किसी परिभ्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। तो ये घट जाएगा। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है इसमें से, बताइए। तो देखिए ये विकृति हो जाएगा। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए निम्न में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 वोल्ट आपको याद है ना, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, बताइए। 1 जूल, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटा कूलम्ब होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जूल प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति कूलम्ब कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, 1 वोल्ट को 1 कूलम्ब के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये चीज़ आप जानते भी हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, बताइए। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें से आपका तीरंदाजी में न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या हैं। एक वस्तु के रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित करते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूट्रॉन है। कहाँ पर, न्यूट्रॉन, नाभिक में। न्यूट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, नाभिक जो होता है, नाभिकीय कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और इस कण को न्यूक्लियांश कहते हैं हम लोग। देखिए, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, बताइए। तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू 100 करेंगे तो 16.7 न्यूटन के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए सही कथन इसमें से आपको चुनना है। सभी कथन को पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, सबसे कम बैंगनी का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना, चलिए,
देखिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो देखिए, इस घटना का कारण जो है ये प्रकाश का व्यतिकरण है, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस दिया गया है, ठीक है, धनावेशित हिस्सा। देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु, और हिंदी में इसको त्रिक बिंदु और अंग्रेजी में इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो ये आवेशित कण हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2G स्पेक्ट्रम अक्षर में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जी फॉर जनरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जी फॉर जनरेशन हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। पीढ़ी के लिए यह प्रयुक्त हुआ है, जनरेशन के लिए। अगला प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार यहाँ मैं लिख देता हूँ, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। और इसके आविष्कारक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट वाटसन है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल इसमें से क्या है? बताइए राइट आंसर। गॉड पार्टिकल इसमें से हिग्स बोसोन है, ठीक है ना। हिग्स बोसोन इसमें से आपका गॉड पार्टिकल है, हिग्स बोसोन, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। गॉड पार्टिकल यानी कि ईश्वरीय कण, या फिर अंग्रेजी में इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनको दिया गया था कब? 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1930 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में, एस चंद्रशेखर जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। उसके बाद देखिए मदर टेरेसा, फिर अमर्त्य सेन, ये सब नाम भी आप याद रख सकते हैं। साइंस वाला मैंने आपको नाम बताया है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज। चलिए, उसके बाद देखिएगा सेफ्टी लैम्प की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था, सेफ्टी लैम्प की, ठीक है। चलिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था किसने? राइट ब्रदर्स जो थे, इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना? तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm होता है, यानी कि 1/1000 mm यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। इस तरह से भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा जा रहा है, तो आपको फार्मूला याद रखना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला। तो ये 9/5 हो जाएगा इंटू सी प्लस 32 होगा। अब देखिए, फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है, चूँकि सेल्सियस दिया गया है। तो 9/5 सेल्सियस कितना है? 40 प्लस 32। अब देखिए, ये 5/40, 9/72 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है इसका प्रयोग होता है किसमें? विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। और प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने में भी किया जाता है। तो अलग करने में भी, और रंग वाला भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, उनके रंग के आधार पर अलग करने, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, एक से अधिक होगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था, और उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी
को हम लोग स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। उसके बाद न्यूटन ने पिंडों और वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति का जो नियम है वो प्रतिपादित किया था। यहाँ पर गैलीलियो राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोलक की जो कालावधि है, टाइम पीरियड है, वो किस पर निर्भर करती है, बताइए। देखिए सरल लोलक की जो कालावधि है, टाइम पीरियड है, यह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। यानी कि टी इक्वल टू क्या होगा, 2π√L/g होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बल गुणनफल है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, यानी कि मास माने द्रव्यमान और ए माने त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, बताइए। तो ए इक्वल टू क्या है, v-u/t होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए जो है आपका एक्सेलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो होगा क्या, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है ना, उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करेगा और पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। अतः मुक्त रूप से जो गिरने वाली वस्तुएं हैं उनका वेग किसी भी क्षण एक समान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, किसी भी क्षण एक समान वेग होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए वॉशिंग मशीन जो है इसे किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, वॉशिंग मशीन जो है ये किस पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिएगा कि प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल की विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा साफ करने वाला मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो सदिश मैंने बताया था, इसमें से सदिश कौन सा नहीं है, तो देखिए आयतन सदिश नहीं होगा, बाकी वेग, बल, विस्थापन ये सदिश राशियां हैं। देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, संवेग यानी कि आपका p और v के अनुपात से। तो p इक्वल टू mv होता है, आपको पता है, यहाँ से v कैंसिल हो गया, बचा m, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 मीटर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होगा, तो देखिए 1 पिकोग्राम बराबर कितना होगा, तो 1 पिकोग्राम बराबर होगा 10⁻12 ग्राम के। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो है ये क्या होगा, बताइए। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स ये लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, बताइए। तो सिंपल सा बात है, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम, तो प्रकाश की गति न्यूनतम किस में से होगी, इसमें से बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें से कांच में होगी। ठीक है ना, कांच में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये प्रिज्म के द्वारा। ठीक है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो ये प्रिज्म के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई गई हैं। और देखिए काली पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं, लेकिन कोई छाया नहीं डालती हैं, क्योंकि यह काफ़ी पतली होती हैं, इसीलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा, कम चमक वाले। ठीक है ना,
चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि की जो तीक्ष्णता है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता को देखिए 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त कौन सा है, इसमें से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स ये आपका फोटोवोल्टेइक सेल है। ठीक है ना, फोटोवोल्टिक जो सेल है ये आपका सबसे उपयुक्त है। देखिए बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग जो होती है ये आपको पता है ये गोलाकार संरचना होती है और एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु पर होता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत कम रोलिंग घर्षण कम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रोलिंग घर्षण राइट आंसर होगा। चलिए फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, बताइए। तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है ना, संवेग परिवर्तन को दर को कम करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से ध्वनि तरंग जो है ना ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो राशि अपरिवर्तित रहती है वो आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो अभी मैंने बताया था अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंग। उसके बाद देखिए रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो सब्लिमेशन के द्वारा। रेत और नेफ्थलीन जो है ना, नेफ्थलीन सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, चलिए विद्युत धारा की इकाई फिर से पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की, नॉट धारा, शक्ति है ये। ठीक है ना, तो वाट होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये गलत दिया गया। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या है, एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने में के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, बाकी ये सारे सही दिए गए, ये वाला गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसमें। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। देखिए नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है कि एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए बताइए, सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से पढ़िए, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये कथन गलत दिया गया है। ठीक है, एलईडी एक अर्धचालक उपकरण होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है और इसके मिश्रण में गैलियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, इन सब का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था फोटोवोल्टिक सेल है ये। ठीक है ना, फोटोवोल्टिक सेल। चलिए उसके बाद देखिएगा केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखती है केंद्राभिमुखी, केंद्र की तरफ खींच के रखती है और वृत्ताकार पथ पर ये वस्तु गतिमान होती है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक बस जो है ये दाईं ओर मुड़ी। ठीक है ना, बस दाईं ओर मुड़ी अचानक,
एक तेज मोड़ लेती है, तो बैठे यात्री किस तरफ जाएंगे, तो दाईं ओर घूरी है तो यात्री बाईं की तरफ मुड़ जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाईं ओर झुकेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक संगीत कार्यक्रम में देखिए एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करा, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ जो सितार स्ट्रिंग है उसकी आवृत्ति को। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा। देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब है, यदि 10 घंटे यह बिजली जलता है तो बिजली की खर्च क्या होगी, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 इंटू 10 कर दीजिए और बटा 1000 कर दीजिए, तो ये ऊपर से 3 जीरो से घट जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 1 इकाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.403 किलो ओम, और यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, बताइए कब समानांतर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे आप पुट करिएगा, ये आप निकाल लेंगे 4.70 किलो ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए एक प्रतिरोध का मान दे रखा है और कुल प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कुल प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध का मान दे रखा है, पुट करिएगा, दूसरा निकाल लीजिए। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर क्या कार्य करेगा। देखिए बीपीएससी टीचर का यह प्रश्न है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, FL 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर होगा और एक उत्तल लेंस की तरह यह बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए डुबाया जाएगा तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और उत्तल लेंस की भांति बिहेव करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका होगा। देखिए एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। देखिए प्रश्न आ गया ना, कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो अभी मैंने आपको बताया था आवृत्ति चेंज नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होगा। डायनेमो तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था, डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर डायनेमो के अपोजिट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है ना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। देखिए एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, गतिज ऊर्जा। देखिए कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से ये कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये आपका है सुक्रालोज, ठीक है ना, ये सुक्रालोज है, यह सुक्रालोज है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मायोपिया है, और दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, मायोपिया नहीं दिया गया है। चलिए मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में नज़दीक वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। अभी मैंने बताया है आपको अवतल लेंस से, और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका होना चाहिए कहाँ पर,
तो वक्रता के केंद्र पर, ठीक है ना, वक्रता के केंद्र पर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से, ठीक है ना, एमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए प्रश्न रिपीट भी हुआ है, तो एमीटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने को का तरीका क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एक क्या करेंगे, प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो ये 7 रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, स्टार्टिंग में ही बताया था, दूरी से है, ठीक है। देखिए प्रश्न कितना रिपीट होता है फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। +2 डायोप्टर यहाँ पर दे रहा है, तो फोकस दूरी इक्वल टू क्या होगा, 1 लेंस की क्षमता, जिसको हम लोग डायोप्टर से करते हैं, ये होगा आपका, ठीक है। यानी कि 1/2, यानी कि ये हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये आपका कितना होगा, ½ मीटर, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, ½ मीटर, यानी कि 100, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो ½ मीटर है तो 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है यह संकेत करती है उत्तर की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकनीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो फ्रेंड्स ये प्लैटिनम के द्वारा, ठीक है। चलिए पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल जिंक और तांबा का, ठीक है ना, जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। तो तंतु को गर्म करके, ठीक है ना, तंतु को गर्म करके। चलिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है किस कार्य पर मिला था उनको। तो इनको 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम का आविष्कार के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। आपेक्षिकता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो देखिए आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है। तो देखिए कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कि कमरा ठंडा हो जाता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। चलिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो होता है यह बना होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का, ठीक है ना, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सबसे अधिक कुचालक पूछा गया है, तो इसमें से सबसे अधिक जो होगा ये पारा होगा, ठीक है। देखिए ऑडियोमीटर क्या नापता है। ऑडियोमीटर जो है ये क्या नापता है। तो ऑडियोमीटर के द्वारा हम लोग नापते हैं ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना, तीव्रता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा, जो वर्क है उसको जूल में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अतिचालक का लक्षण क्या है। अतिचालक का लक्षण, तो अतिचालक का लक्षण जो है ये आपका क्या होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होगा वो घटता है, ठीक है ना, घटता है। तो यहाँ पर देखिए घटता है, राइट आंसर इसका होगा। सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह जो है ये सूर्य है। सूर्य सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा या सांझ का तारा भी बोला जाता है। चलिए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण जो है ये आपका माइक्रोस्कोप है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप राइट आंसर होगा इसका। चलिए, भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम जो है चंद्रयान का ये आपका विक्रम है, और जो आपका विक्रम नाम है इसका, और प्रज्ञान जो है ये रोवर का नाम है। तो यहाँ पर विक्रम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग, तो ये अल्ट्रासोनिक 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंग है, 20 किलोहर्ट्ज से, या फिर 20,000 हर्ट्ज कह दीजिए, एक ही चीज़ है ना, मैंने आपको बताया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे थॉमसन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? थॉमसन प्रभाव बोलेंगे, थॉमसन इफेक्ट बोलेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा सेल लगता है? दो ऑटोमेटिक कार होते हैं उसमें सामान्यतः जो है पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर देखिएगा कौन सा तेल लगता है, सेल नहीं तेल लगता है, तो यहाँ पर पेट्रोल होगा। देखिए स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन चलता है आपके किससे? उष्मा से। ठीक है ना, उष्मा। अगला प्रश्न हमारा कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंड होती है? तो फ्रेंड्स ये गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ठीक है ना, गैस को दबाने और मुक्त करने से। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार का एक यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको बताया था किस तरह का होता है, तो संपीड़ित प्रकार का, कंप्रेसर टाइप का। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा गैस को दबाने और मुक्त करने से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर जो होता है इसके रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम आती हैं? तो फ्रेंड्स ये आती हैं आपके बर्नौली का जो सिद्धांत है उसी पर काम आती है, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर कर रहता है? तो ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त पर। ठीक है, चलिए पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार जो है ये निर्भर किस पर करती है? तो वोल्टेज पर। ठीक है, वोल्टेज पर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत चालक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? विद्युत चालक की कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है यह आपका नरम लोहा है, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है? तो ये रेडियो तरंग का इस्तेमाल करता है, रेडियो तरंग का। ठीक है, रेडियो तरंग का। घड़ी में समय नापा जाता है, घड़ी में समय नापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया था ना। शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग, तो शीशे का उपयोग किया जाता है आपके प्रकाश संचरण हेतु। ठीक है ना, प्रकाश संचरण के हेतु शीशे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत संचरण यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज जो होता है वोल्ट ग्रेड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है उष्मा की हानि कम करने के लिए। ठीक है ना, उष्मा की हानि को कम करने के लिए। उसके बाद देखिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सैटेलाइट का उपयोग जो है कई तरीके से किया जाता है, जैसे आपका संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, ठीक है ना, इन सब के कार्य में किया जाता है। तो संचार में आपका टेलीविज़न भी आ जाएगा, रेडियो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर होना चाहिए था। एक जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो बराबर होता है 10 के पावर -21। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है? पेंडुलम घड़ी की, तो फ्रेंड्स ये 2 सेकंड होती है। ठीक है ना, पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अचानक वृद्धि जो है बैरोमीटर की जो आपका ऊंचाई है उसमें क्या इंगित करता है? तो ये अत्यंत शुष्क मौसम का, ठीक है, अत्यंत शुष्क मौसम का संकेत करता है। और अचानक जो गिरावट होती है ये आंधी तूफान का संकेत करता है। जो धीरे धीरे गिरावट होगी तो वर्षा की संभावना को व्यक्त करती है। देखिए बहुत ठंड के मौसम में
पानी का खलेसन दिया गया, जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, बताइए। तो पानी का विस्तार जो होगा ना, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, उसके बाद आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। तो यहाँ पर देखिए आपका CFC भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया गया है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के समानांतर पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के समानांतर राइट आंसर होगा। देखिए बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है। तो फ्रेंड्स ये 45 हर्ट्ज से लेकर के 64 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। चमगादड़ बिल्ली के सुनने की आवृत्ति, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चमगादड़ जैसे आपका डॉल्फिन, ये सब जंतु जो पराध्वनि है ये उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जो है, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, उसके चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी। तो ये कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये 2 होती है, ठीक है ना, 2 होती है। यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो ये विजिलेंस दर्पण जो होता है बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज करने वाला, यह आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर के बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया है, इसको हम लोग प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, कारण क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है और हमें ठंडा अनुभव होता है। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा। कमरा और गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या होगा, अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फ्रिज का दरवाज़ा खोल दीजिए तो ठंडा हो जाएगा, नहीं। देखिए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना। देखिए प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, 67वीं BPSC में भी पूछ लिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ई देख लीजिए और बताइए कौन सा इसमें से राइट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा कथन जो है इसमें से गलत है, गलत कथन का चयन करना है आपका। तो देखिए एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यही सही नहीं है, क्योंकि देखिए एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, कृत्रिम रेशम नहीं ऊन कहा जाता है, और रेयान को सामान्यतः कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो ये वाला गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त की दूरी को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, आवृत्ति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास लेंस है किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ग्लास लेंस जो होता है ये आपका उत्तल होगा, ठीक है, पढ़ने वाला। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है। तो दर्पण अवतल दर्पण है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में, तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का, ठीक है ना, आवर्धक कांच यानी कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है। तो अनुमानतः वेग पूछा गया है, तो अनुमानतः आप कह सकते हैं 330 मीटर प्रति सेकंड। चलिए उसके बाद देखिए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो तरंग और कण दोनों के समान होती है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसमें से देखिएगा अल्फा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है।
विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत रेडियो, सूक्ष्म औरक्त, परावैंगनी, एक्सरे, गामा ये सब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु दीर्घ तरंग जो होती है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। चलिए, पानी का घनत्व अधिकतम होगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसका आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है। चलिए, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में बदलना है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना, फार्मूला उस पर पुट करिएगा, राइट आंसर आप निकाल लीजिए। ठीक है। चलिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, 9/5 इंटू सी अपॉन 32 होगा। तो यहाँ पर सी का मान 50 दिया गया है, तो यहाँ देखिए 5 दहिया 50 यानी कि 10 9 90 और प्लस 32 यानी कि 122 फ़ारेनहाइट राइट आंसर होगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है कि बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबलबा भरे बीकर में, लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगा तब क्या होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो वाटर लेवल है उसमें जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या है इसका? तो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। चलिए उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा सैनता होती है किसकी? तो सबसे ज़्यादा शहद की सैनता होती है। जो द्रव जितना गाढ़ा होगा वह उतने ही अधिक सायन वाला होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। शहद होता है सबसे ज़्यादा इसमें, उसके बाद खून का होगा, फिर उसका जल का होगा, फिर वायु की होगी। देखिए महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे जो होती हैं ये आती हैं किसके कारण? चंद्रमा से। चलिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, कारण क्या है? तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होगी। चलिए उसके बाद देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसको 1975 में छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। वो वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर? तो सबसे दीर्घतम जो होगा इसमें से आपका हो जाएगा प्लूटो पर। ठीक है ना, प्लूटो पर होगा, यहाँ पर प्लूटो। उसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट अल्टरनेटिव करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। डायनेमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस चीज़ को आप याद भी रखिएगा। तो ये डायनेमो के द्वारा। धारा घनत्व होता है, जो धारा घनत्व है यह आपका होता है एक सदिश राशि। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें? शीशा में, कांच में। ठीक है, इनमें से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो लगभग ये पहुंचता है 8.5 मिनट में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 8.5 दिया गया है, वैसे आप याद रखिएगा 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है, निकटतम यहाँ पर पूछा जा रहा है लगभग में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो अभी मैंने बताया था 8 मिनट 19 सेकंड होना चाहिए, तो यहाँ पर तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं भी है ऑप्शन। ठीक है। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सिंपल सा सारा क्वेश्चन है, ये बृहस्पति है। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह धातु जो है ये टंगस्टन है। उसके बाद देखिए, कौन सी धातु सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, परमाणु नाभिक का वेग क्या है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान जो होगा ये क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा?
तो फ्रेंड्स ये आपका होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत दिया गया है, बताइए। ऑप्शन ई आपको पता है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नहीं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो सबसे बड़ा भंडार जो है वैकल्पिक ऊर्जा का, इसमें से आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है ना। चलिए परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है ये आपके अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो वायु में जो है कौन सी नोबल गैस, रेडॉन नहीं पाई जाती है। ठीक है, रेडॉन नहीं पाई जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा वाट पर। ठीक है ना, केवल एक यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, खपत का बिल किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें से भारी धातु है। तो यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भारी धातु इनमें से यूरेनियम है। इनसेट 2A को कब छोड़ा गया था। तो इनसेट 2A को कब छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। देखिए एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता को बिंदु प्रति इंच यानी कि डॉट्स पर इंच। ठीक है ना, डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये ग्रेफाइट का। ठीक है ना, ग्रेफाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है। तो ये आपका केवलर है। ठीक है ना, केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि HMX का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। ठीक है ना, HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। तो यहाँ पर देखिए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव यानी कि केवल एक। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर की भाषा कौन सा है। तो इसमें से सारा का सारा कंप्यूटर का भाषा कोबरा, पाइथन, स्किल, जावा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, जीपीटी। ठीक है ना, बताइए। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसमें से देखिए फास्ट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा तीनों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है और नीचे कूट से राइट आंसर चुनना है। ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा, अंतरिक्ष मिशन है और खोज है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि बी में क्या दिया गया है, 2 1 4 3। ठीक है ना, 2 1 4 3 यानी कि 2 1 4 और 3, ये वाला मिलान यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।